सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ऐसी मनोकामना करता हूं। और आप लोगों की यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो इसी क्रम में आज, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल का एक परिचय जाना था और पृथ्वी के बारे में समझने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे यूके पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारे सामने, कभी कभार दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको समझाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हम एक गोल शेप दे देते हैं। ठीक है, भले ही हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड टाइप का है, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए हम इसे क्या दे देते हैं, गोल शेप दे देते हैं। और इसके अंदर, यानी कि जो आंतरिक संरचना की जो बात हो रही है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसके बारे में जानने की हम एक कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था आपका एडवर्ड स्विस। सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दी थी दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी के जो अंदर क्या है वो आपकी तीन परतें हैं। एक ये परत हो गई, एक ये परत हो गई और एक ये बाहर वाली परत हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से पृथ्वी को समझाने की कोशिश करी थी उन्होंने। जो सबसे बाहरी जो परत है इसको कहा था उन्होंने सियाल। जो बीच वाली परत थी दोस्तों उसको कहा था इन्होंने सीमा। और जो सबसे अंदर की परत थी उसको कहा था निफे। तो अब यहां पर दोस्तों इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या था कि जो ये सबसे जो बाहर की जो परत थी दोस्तों, ठीक है, यानी कि जिस परत पे हम लोग रहते हैं, इस परत को एडवर्ड स्विस महोदय द्वारा सियाल नाम दिया गया। यानी कि SI का मतलब जो यहाँ पर है दोस्तों वो है सिलिका और AL का मतलब होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यानी कि जिस पट्टी, यानी कि जो सबसे बाहरी जो परत है दोस्तों, इसका नाम उन्होंने सियाल कहा। यानी कि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो दूसरी जो परत दिख रही है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो ये दूसरी परत है इसको इन्होंने सीमा कहा। और इस सीमा का मतलब, SI का मतलब वही सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्लियर रखना है। सीमा का मतलब SIMA, सीमा का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, और सबसे जो अंदर की जो परत थी, यानी कि जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, उसको उन्होंने निफे कहा। और उन्होंने ये कहा कि NI का मतलब यहाँ पर निकिल हो गया दोस्तों, ठीक है, और FE का मतलब फेरस यानी कि लोहा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ यहीं पर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यानी कि जो सबसे बाहरी परत है, उसमें किन तत्वों की अधिकता है। तो आप क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम और सिलिका। जो मध्य परत है उसको सीमा कहते हैं, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और जो सबसे आंतरिक जो परत है पृथ्वी की, उसमें किसकी अधिकता है, निकिल, लोहा। ठीक है, तो ये चीज़ एडवर्ड स्विस ने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, तो इसके आधार पर उन्होंने ये बताया। लेकिन दोस्तों बाद में ये चीज़ जब अन्य वैज्ञानिकों ने भी शोध की इसके ऊपर, तो उन्होंने इसको गलत तो नहीं माना, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है दोस्तों, उसका जो मतलब अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपका दाब के आधार पर, घनत्व के आधार पर,
घनत्व, इसके अलावा दोस्तों तापमान के आधार पर, ठीक है, इसके अलावा भूकंप के आधार पर, ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी हो गया आपका, या फिर जो उल्कापिंड होते हैं दोस्तों, उनके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की का मतलब क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने बाद में इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया। उन्होंने कहा, एडवर्ड स्विस महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा एडवर्ड स्विस महोदय ने यहाँ पर इन परतों का घनत्व भी बता दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो घनत्व जो बताया गया था वो लगभग जो आपकी सियाल वाला, यानी कि जो ये सबसे बाहरी परत है, इसका घनत्व बताया था दोस्तों एडवर्ड महोदय ने 3.5, ठीक है। जो मध्य वाला जो भाग था, इसका जो घनत्व बताया था वो बताया था लगभग 6.7 के आसपास, और जो सबसे अंदर वाला जो यानी कि केंद्रीय भाग है, इसका जो घनत्व बताया था वो बताया था 8 से 11, ठीक है। तो ये घनत्व यानी कि पृथ्वी की, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर से भी पूछ जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह मतलब बाहरी परत से आंतरिक परत के अंदर जाने में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व भी हमेशा अंदर गहराई बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर घनत्व बढ़ेगा दोस्तों तो दाब भी बढ़ेगा, तापमान भी दोस्तों बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वहाँ पर अंदर अभी भी क्या है, तापमान अधिक है दोस्तों। यानी कि पृथ्वी जब एक गर्म गोले के रूप में आपके सामने, हमारे सामने जो हमारी ये पृथ्वी है, ये जब स्टार्टिंग इसकी मतलब उत्पत्ति हुई थी तो ये गर्म गोले के समान था। तो बाहरी भाग तो इसका ठंडा हो गया है, लेकिन आंतरिक भाग आज भी इसका क्या है, गर्म है दोस्तों। तो दोस्तों एडवर्ड स्विस ने जो बातें कही थी ये चीज़ आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। अब देखते हैं जो नए जब वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने इस पृथ्वी को किस तरीके से, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करी हैं, वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। अब ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, स्विस महोदय ने क्या किया था, ये एक परत काट ली थी यहाँ से, और इसी के आधार पर 3 परतें बताई। लेकिन वैज्ञानिकों, अन्य वैज्ञानिकों ने जब वो किया तो उन्होंने भी स्विस के ही आधार पर क्या किया था, एक अपनी बात रखी थी और कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें वास्तव में 3 ही परतें हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन परतों का क्या कर दिया था, नाम चेंज कर दिया था। तो जिस परत पर, यानी कि मैंने इस तरीके से काट लिया है दोस्तों, ठीक है, एक चाप जैसा काट लिया है। सबसे जो ऊपरी परत है दोस्तों, इसको वैज्ञानिकों ने कहा क्रस्ट, ठीक है दोस्तों, क्रस्ट। जो बीच वाली परत थी इसको कहा मेंटिल, मेंटिल, और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको कहा गया कोर। तो यहाँ तक दोस्तों आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे बाहरी जो परत थी, जो स्विस महोदय ने जो बनाया था आपका, जो सबसे बाहरी परत थी उसको उन्होंने सियाल कहा था, ठीक है। तो अन्य वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा, क्रस्ट कहा। स्विस महोदय ने बीच वाली परत को सीमा कहा, अन्य वैज्ञानिकों ने इसे मेंटिल नाम दिया, और जो आंतरिक परत थी उसको नीफे कहा। अब आपकी समझ में ढंग से आ जाएगा दोस्तों। तो अन्य वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दे दिया, कोर नाम दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो जो भूपरपट्टी है दोस्तों, इसकी यानी कि क्रस्ट को भूपरपट्टी कहते हैं, मेंटल को मध्य भाग कहते हैं, और कोर को केंद्रीय भाग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि क्रस्ट में किन तत्वों की अधिकता होती है, मेंटल में किन तत्वों की अधिकता होती है, या कोर में किन तत्वों की अधिकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। जिस भाग में हम रहते हैं वो भूपरपट्टी वाला पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ ये वाला क्षेत्र भूपरपट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो दाब की बात करी थी, घनत्व की बात करी थी, अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्विस को ही अनुसरण किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसमें एक चेंजेस और कर दिया, उन्होंने क्रस्ट को भी कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्रस्ट को भी उन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। मेंटल को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, और कोर को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। यानी कि
जो एक क्रस्ट है तो इसको उन्होंने क्या कहा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, लोअर। इसी प्रकार से मेंटल में भी ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोर में भी अपर कोर और ये लोअर कोर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको क्या कर दिया था, डिवाइडेशन पृथ्वी के आंतरिक भागों का कर दिया था। तो पृथ्वी के जो आंतरिक जो भाग हैं वो मुख्य रूप से क्रस्ट, मेंटल और कोर ही हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आई कि स्विस महोदय ने 3 भाग तो बताए, लेकिन इनको अलग करने वाली बातें नहीं बताई, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर जहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं उनका नाम भी दिया गया दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, आपका क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब भूकंप की तरंगें उत्पन्न आकर के ऊपर की ओर जाएंगी, यानी कि यहाँ से भूकंप की तरंगें निकली और जब ये पृथ्वी के विभिन्न आंतरिक भागों में हलचल करते हैं, तो जो ये मेंटल वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, जब ये मेंटल को पार करती हैं तो वहाँ पर इनकी धीमी स्पीड होती है और वैसे जैसे ये क्रस्ट में पहुँचती है फिर इनकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो यानी कि मेंटल और क्रस्ट के जो बीच का जो पोर्शन है दोस्तों, इसको कहा गया मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। मोहो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि मेंटल और क्रस्ट को कौन सी लाइन अलग करती है। तो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जिसको मैं ये मोटा कर दिया है मैंने यहाँ पर, इसको मोह असंबद्धता कहा गया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हुआ, जो हमारा ये वाला पोर्शन है मेंटल वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, इस मेंटल वाले पोर्शन और जो कोर वाला पोर्शन है अंदर, तो यहाँ पर कोर और मेंटल अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर की जो खोज की थी वो की थी आपका गुटेनबर्ग ने, गुटेनबर्ग। तो आप ये चीज़ क्लियर रखेंगे कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर का नाम गुटेनबर्ग असंबद्धता पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि मोह असंबद्धता क्या है। आप बोलेंगे मेंटल और क्रस्ट के बीच का पोर्शन, यानी कि जो भाग मेंटल और क्रस्ट को अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता कहते हैं। और गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर वाले पोर्शन को डिवाइड करता है, यानी कि अलग करता है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ क्लियर देख ली। तो दोस्तों एक बार इसको थोड़ा से स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने बना दी है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया है, सीधा सा ये आपका क्रस्ट हो गया है, क्रस्ट। ये आपका दोस्तों मेंटल, ठीक है, और ये आपका कोर हो गया दोस्तों, ठीक है, कोर। अब यहाँ पर जो हमने याद करने के लिए हम जो बना रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रहा है दोस्तों, उसको हमने कहा मोह असंबद्धता। अब आप क्लियर याद रखेंगे, मोह असंबद्धता, यानी कि जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का पोर्शन को क्या कहते हैं, तो मोह असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाला जो ये पोर्शन है इसको कहा गया, यानी कि मेंटल और कोर को अलग करने वाला जो पोर्शन है उसे कहा गया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर से क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों के सामने कि मेंटल और कोर को अलग करने वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है और कोर और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो ये मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब दोस्तों यहाँ पर एक चेंजिंग और आई कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो
बीच इनको भी दो दो भागों में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटिल लोअर मेंटिल, इनको भी क्या किया गया था, चेंज अलग किया गया था। ठीक है, अपर, ये अपर और लोअर मेंटिल हो गया, ये कोर हो गया। तो इनकी भी खोज की गई थी दोस्तों। इनकी जो खोज की गई थी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूके पीएससी में उत्तराखंड जो पीसीएस का जो पेपर होगा वहाँ पर यहाँ पर से क्वेश्चन पिछली बार भी बना था। तो जो इसकी जो खोज की थी अपर और लोअर के बीच में जिसने अंतर बताया था, उनका नाम था कोनोरॉड असंबद्धता। यानी कि कोनोरॉड एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर अपर और लोअर क्रस्ट के बीच का जो डिवाइडेशन किया गया वो कोनोरॉड वैज्ञानिक थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। इसी प्रकार से अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के जो बीच का जो भाग था, इसका बारे में रेपेटी ने बताया था दोस्तों। रेपेटी महोदय, इसको याद करेंगे आप। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर कोर, तो अपर कोर और लोअर कोर, जो अपर कोर और लोअर कोर के बारे में जो बताया गया था वो बताया था आपका लेहमैन ने। तो यहाँ पर ये कोरोनॉड असंबद्धता है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी यानी कि रेपेटी असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। अब ये पूछा जाएगा कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कौन सी सीमा रेखा या फिर कौन सी डिसकंटिन्यूटी या कौन सी असंबद्धता कहलाती है, तो आप कहेंगे कोरोनॉड। ठीक है, उसी प्रकार से मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच को जो डिवाइड करती है उसे रेपेटी असंबद्धता या फिर रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो डिवाइडेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। यानी कि लेहमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के दोस्तों एडवर्ड स्विस को लगा करके टोटल आपके 1 2 3 4 5 वैज्ञानिक और प्लस एडवर्ड स्विस। ठीक है, टोटल 6 नाम आपको याद करना है। तो ये आपको याद हो चुके होंगे। एक बार फिर से आप इस चीज़ को दोबारा से वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको ये भी पता चल गया है कि भूपरपट्टी पर सियाल पाया जा रहा है। ठीक है, मेंटल में सीमा पाया जा रहा है और कोर में आपका निफे, सियाल सीमा निफे करके आप इनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और भी बता दिया मैंने कि पृथ्वी की भूपरपट्टी से नीचे केंद्र में जितनी गहराई में हम जाएंगे, दाब, ताप, घनत्व, ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और आपको पता है कि 32 मीटर गहराई में जाने प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग अभी भी क्या है, गर्म है दोस्तों। ठीक है, यानी कि गहराई में जाने पर दाब, ताप और घनत्व तीनों ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वैज्ञानिकों का नाम भी आपने क्लियर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर पृथ्वी की भूपरपट्टी की बात हो रही है तो जो दोस्तों पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी की भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट पर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर यह आपको क्लियर रखना है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर कौन से तत्व की प्रधानता है, तो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं मिलता है और तब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की भूपरपट्टी पर या क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तब आप सिलिकॉन पे जाएंगे और सिलिकॉन भी नहीं होंगे तो तब एल्यूमिनियम पे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये लगभग 46% है दोस्तों।
और सिलिकॉन आपका लगभग 27% मात्रा में पाया जाता है और एल्यूमिनियम आपका 8.1% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, लोहे की मात्रा भी यहाँ पर पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है, लोहा मात्र 5% के आसपास पाया जाता है। तो ये तो पृथ्वी की भूपरपट्टी की हमने बात कर दी कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों मैं पूरी पृथ्वी की बात कर लूँ, ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी की अगर हम बात कर लें कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, तो सबसे सर्वाधिक जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है लोहा। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। और संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 35.5% लोहा पाया जाता है दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी की जो बनावट है उसमें लोहे की मात्रा क्या है, 35.5 है। फिर दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर भूपरपट्टी की बात करी थी तो भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और उसका प्रतिशत लगभग 46% है। लेकिन अगर पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरी परतों की बात, तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 30% पाई जाती है दोस्तों दूसरे नंबर पे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे सिलिकॉन का नंबर आता है, सिलिकॉन का नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर आता है वो मैग्नीशियम का नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका निकिल का नंबर आता है, फिर गंधक, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर घनत्व की बात करें कि पूरी पृथ्वी का घनत्व, अगर अलग अलग लेयर का तो मैंने बताया था। ठीक है, अगर अलग अलग मतलब पूरी पृथ्वी के घनत्व की बात करी जाए तो लगभग दोस्तों पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 होता है पृथ्वी का घनत्व। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मददगार होगी दोस्तों, और इसको आप देखेंगे क्योंकि पॉइंट मैंने बहुत सटीक वाले लाया हूँ आप लोगों के सामने जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इसको एक बार दोबारा से देखिएगा और नोट्स इससे रिलेटेड बनाइएगा ताकि आपको परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। आपका उज्जवल भविष्य हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।